फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हम स्टार्ट किए थे। फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंतर्गत हमने प्योर रजिस्टिव लोड और आरएल लोड देख लिया था। अब हम देखते हैं फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। तो हम तीनों सर्किट ही देखेंगे इसके अंतर्गत। तो फर्स्ट सर्किट के बारे में डिस्कशन करते हैं हम, हाफ वेव रेक्टिफायर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। ध्यान ये रखें कि फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ ओनली उसी सर्किट में होता है जिस सर्किट का लोड है वो क्या होता है, इंडक्टिव लोड होता है। कहाँ पर यूज़ होता है करके बोला मैं, इंडक्टिव लोड के केस में कहाँ पर यूज़ होता है, इंडक्टिव लोड। तो जिस सर्किट का लोड क्या होता है, इंडक्टिव दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड इंडक्टर। ठीक है, तो जिस सर्किट का लोड रजिस्टर और इंडक्टर की कॉम्बिनेशन से बना होता है उस सर्किट को हम इंडक्टिव लोड बोलते हैं। जिस सर्किट में लोड रजिस्टर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है वो लोड क्या होता है, इंडक्टिव लोड होता है। और इंडक्टिव लोड के केस में क्या होता है, इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को डिस्चार्ज करता है और उस डिस्चार्ज एनर्जी के कारण थायरिस्टर है वो कुछ एंगल के लिए, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए वो ऑन कंडीशन में रहता है। रिवर्स होने के बावजूद भी वो थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ नहीं हो पाता, कुछ एंगल के लिए वो ऑन कंडीशन में ही रहता है। ऑन कंडीशन में ही होने की वजह से हमें आउटपुट के अक्रॉस निगेटिव पल्स मिलता है। आउटपुट के अक्रॉस निगेटिव पल्स मिलने के वजह से निगेटिव पल्स मिलने के कारण क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज सिग्नल की एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आउटपुट सिग्नल की एवरेज वैल्यू कम होता है तो आउटपुट सिग्नल की एवरेज वैल्यू को मोर पॉजिटिव या फिर उसकी एवरेज वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, उस आरएल लोड के साथ पैरेलल में एक डायोड कनेक्ट करते हैं। आरएल लोड के साथ क्या करते हैं, पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में क्या यूज़ करते हैं, डायोड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, किसके साथ पैरेलल में यूज़ करेंगे हम, आरएल लोड के साथ पैरेलल में। तो आरएल लोड के साथ पैरेलल में एक डायोड का यूज़ किया जाता है। उसी डायोड को हम क्या बोलते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड। क्या बोलते हैं उसको, फ्री व्हीलिंग डायोड। तो क्या करता है ये फ्री व्हीलिंग जो डायोड है, आउटपुट लोड के क्रॉस डेवलप्ड निगेटिव जो स्पाइक होता है, निगेटिव जो पल्स मिलता है, उस निगेटिव पल्स की वैल्यू को क्या करता है, रिड्यूस करता है। निगेटिव पल्स को रिड्यूस करता है ताकि आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या मिले, पॉजिटिव मिले। और पॉजिटिव मिले जिससे कि उसकी आउटपुट सिग्नल की एवरेज वैल्यू है क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। तो आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आउटपुट वोल्टेज की निगेटिव पल्स को हमें क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। आउटपुट सिग्नल में प्रेजेंट निगेटिव पल्स को रिड्यूस करने के लिए लोड के अक्रॉस एक डायोड कनेक्ट करते हैं। उस डायोड को हम क्या बोलते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ध्यान ये रहे कि फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ ओनली इंडक्टिव लोड में ही होता है, प्योर रजिस्टिव लोड में कोई भी फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ नहीं होता, क्योंकि रजिस्टिव लोड के केस में रजिस्टर है वो लोड की तरह एक्ट करता है। जब रजिस्टर लोड की तरह एक्ट कर रहा है दैट मीन्स क्या होता है, रजिस्टर अपने अंदर कोई भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता, जिससे रजिस्टर के अक्रॉस हमें निगेटिव आउटपुट वोल्टेज पल्स नहीं मिल पाता। इंडक्टर के क्रॉस स्टोर्ड एनर्जी के कारण आरएल लोड के केस में हमें निगेटिव पल्स मिलता है। निगेटिव पल्स के प्रेजेंट होने से आउटपुट सिग्नल की एवरेज वैल्यू स्मॉल हो जाती है, कम हो जाती है। तो आउटपुट सिग्नल की एवरेज वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, उस आरएल लोड के साथ पैरेलल आर्डर में एक डायोड को कनेक्ट करते हैं। उसी डायोड को हम क्या बोलते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड। क्लियर हुआ। तो चलो हम सर्किट देखते हैं। हाफ वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, हाफ वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री
व्हीलिंग फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, तो अभी तक हम हाफ वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट देखे हैं, वो प्योर रजिस्टिव देख लिया जिसमें रजिस्टर को हम लोड की तरह यूज़ किए। उसके बाद हमने एक और सर्किट देखा, उसमें रजिस्टर और इंडक्टर की कॉम्बिनेशन को एक लोड की तरह यूज़ किया। उसके बाद हम देख रहे हैं हाफ वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। अभी मैंने आप लोगों को मेंशन किया कि जहाँ पर भी सर्किट में RL लोड यूज़ होगा वहाँ पे उस RL लोड के साथ पैरेलल में एक एक डायोड यूज़ होंगे। उस डायोड को हम क्या बोलते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड या फिर फ्लाई व्हील डायोड बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो हाफ वेव, ठीक है, तो फ्री व्हीलिंग हाफ वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, सेम RL लोड की ही तरह है, जिसमें उस RL लोड के साथ में पैरेलल में हम क्या यूज़ करते हैं, डायोड को हम एंटी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट कर दें। तो चलो देख लेते हैं, इसका सर्किट देख लेते हैं। इजी है, अगर आपका एक्सप्लेनेशन आप पढ़े होंगे RL लोड का तो थोड़ा सा बस चेंजेस है, क्योंकि RL लोड के साथ एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट डायोड बस का यूज़ किया गया है। ये आपका ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, हाई इनपुट AC वोल्टेज को लो आउटपुट AC वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। दैट मीन्स ट्रांसफार्मर है बेसिकली क्या होता है, AC टू AC कन्वर्टर होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। हमारा फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि थायरिस्टर बेस्ड होता है। ये आपका थायरिस्टर का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, जिसमें ये टर्मिनल गेट, यहाँ पर एनोड और ये परपेंडिकुलर बार वाला क्या होता है, कैथोड। फिर यहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं, एक रजिस्टर और यहाँ पर एक इंडक्टर। तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस को L दे देता हूँ, इंडक्टर की इंडक्टेंस को L हेनरी से शो कर दिए। तो ये R और L का सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, वही लोड की तरह काम कर रहा है। तो R L के सीरीज़ कॉम्बिनेशन के साथ हम क्या करेंगे, एक पैरेलल में एक डायोड। ध्यान रहे डायोड का कनेक्शन हमेशा लोड के साथ में क्या रहेगा, एंटी पैरेलल ऑर्डर में रहेंगे। और इनिशियली ये जो डायोड है, ये डायोड D है और ये थायरिस्टर T है। इनिशियली ये डायोड D है वो क्या रहता है, रिवर्स बायस्ड रहता है, और रिवर्स बायस्ड होने के कारण ये डायोड है वो क्या रहता है, ऑफ मोड में। चलो ये R और L की कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट लोड है, तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होता है उस डेवलप्ड वोल्टेज को हम आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे। इसको V0 दे देते हैं। सपोज इस अपर टर्मिनल को पॉजिटिव और लोअर को क्या कर लिए हम, निगेटिव एजम्पशन के। ये R और L का कॉम्बिनेशन है वो एक लोड की तरह एक्ट कर रहा है। सपोज इस लोड में फ्लो होने वाले करंट को हम लोड करें और इसकी डायरेक्शन को हम क्या कर दिए हैं, डाउनवर्ड मान लिए कि सपोज लोड करंट है वो ऊपर से नीचे आ रहा है और उसकी वैल्यू क्या दे दी हम, IL एम्पियर मान लो। क्लियर हुआ? इसके पहले ये सर्किट आप लोग देख चुके हैं। इसमें अंतर क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस RL के साथ में मैं इस डायोड D को एंटी पैरेलल ऑर्डर, एंटी पैरेलल कहने का मतलब लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड के कैथोड के साथ और निगेटिव है वो एनोड के साथ। तो लोड RL के साथ में ये पैरेलल में है बट पोलैरिटी अपोजिट है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल ऑर्डर। तो एंटी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है। इनिशियल केस में ये डायोड D है वो हाईली रिवर्स होता है और हाईली रिवर्स होने के कारण ये डायोड है वो ऑफ मोड में रहता है, ओपन स्विच की तरह एक्ट करता है। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर हम एजम्पशन कर लेते हैं Vin। सपोज ये Vin है, इनपुट AC वोल्टेज सिग्नल है, वह इनपुट AC वोल्टेज सिग्नल है जिसे कंट्रोल्ड पल्स सेटिंग DC में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर डायोड यूज़ होने के पीछे का रीज़न तो सिर्फ और सिर्फ इसकी एवरेज वैल्यू को इम्प्रूव करना है। इसकी एवरेज वैल्यू तभी इम्प्रूव होगा जब आउटपुट सिग्नल में प्रेजेंट अनवांटेड नेगेटिव पल्स है वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। क्लियर हुआ? सपोज इस सर्किट के ये इसको A दे देता हूँ, इसको B, तो ये A और ये B। तो AB जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। सपोज ये इसको दे देते हैं C और इसको दे देते हैं D, तो CD है क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग।
प्राइमरी वाइंडिंग ए बी के अक्रॉस हम एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, जो कि सिंगल फेस एसी सिग्नल है। वह सिंगल फेस एसी सिग्नल है जिसे हमें कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर टी एक थायरिस्टर है। थायरिस्टर यहाँ पर एक सिंपल स्विचिंग डिवाइस की तरह ऑपरेट करेगा। जब ये थायरिस्टर फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में रहेंगे ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, और जब ये ब्लॉकिंग स्टेट में रहेंगे उस समय ये ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब चलो देखते हैं इसकी ऑपरेशन वेव फॉर्म के साथ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी थ्योरी बिना वेव फॉर्म का कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो चलो देख लेते हैं। ये वेव फॉर्म है। चलो एक ही साइकिल का बना देंगे हम, ठीक है। ये आपका इनपुट एसी सिग्नल का वेव फॉर्म है जिसे कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करना है। 0 से पाई पॉजिटिव हाफ है ये, और पाई से ये वाला क्या हो जाएगा 2 पाई, ये क्या होगा निगेटिव हाफ। अब क्या करेंगे हम, लोड का देखेंगे, लोड करेंट का पूरा टाइम एंगल के साथ पूरा बताना पड़ता है इसको, ये ऐसा पूरा, ठीक है। चलो लोड करेंट दे देता हूँ आई एल, क्योंकि लोड करेंट की नेचर पर ही डिपेंड करेगा आपका लोड वोल्टेज। फिर ये आपका क्या है, लोड के क्रॉस वोल्टेज ये V0 है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा आप फायरिंग एंगल शो कर देते हैं। फायरिंग एंगल पे यहाँ पर मैं थायरिस्टर का कनेक्शन इस टाइप से किया गया है कि वो थायरिस्टर है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रहेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में वो क्या रहेंगे, रिवर्स रहेंगे। इसलिए इस फायरिंग एंगल को यहाँ पर अल्फ़ा से शो कर देता हूँ। इसी ओमेगा, ये ओमेगा टी एक्सिस है, ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा, ये भी आपका ओमेगा टी एक्सिस है। क्लियर? ये भी आपका ओमेगा टी एक्सिस एंगल के रिस्पेक्ट, ठीक है। आउटपुट में एटलीस्ट 3। अब यहाँ पर आर एल लोड है। आप सबको पता ही होगा कि आर एल लोड के केस में क्या होता है, लोड के क्रॉस कनेक्टेड जो इंडक्टर है वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। वो अपने अंदर एनर्जी को तब तक स्टोर करता है जब तक उसके अंदर की एनर्जी है सोर्स एनर्जी का इक्वल ना हो जाए, या फिर सोर्स सप्लाई उसको मिलना बंद ना हो जाए। क्लियर हुआ? फिर वो अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को वापस रिलीज़ करता है। तो वापस रिलीज जब करता है तो वो नेक्स्ट हाफ साइकिल में करता है, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में अपने एनर्जी को डिस्चार्ज करने के लिए जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग एंगल। और उस डिस्चार्जिंग एंगल को किससे डिनोट करते हैं हम, बीटा से। सपोज ये आपका पाई से बीटा के बीच का ड्यूरेशन में वो अपने एनर्जी को क्या करेगा, वो डिस्चार्ज करेगा। क्लियर हुआ? तो चलो देखते हैं। ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू 0 to पाई। तो जैसे ही हम इस सर्किट में एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल ओमेगा टी इक्वल टू 0 से पाई के लिए। तो 0 से पाई के लिए सर्किट के ए पॉइंट पर पॉजिटिव और बी पॉइंट पर क्या हो जाता है, नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। अगेन ट्रांसफार्मर एक्शन होता है, और ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस द वोल्टेज है वो सी पॉइंट पे पॉजिटिव और डी पॉइंट पे क्या होता है, नेगेटिव। सी पॉइंट पे पॉजिटिव पोटेंशियल अपीयर होने से थायरिस्टर टी जो है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन में आ जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन दैट मीन्स क्या होता है, वो थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस्ड तो रहता है बट वो ऑन नहीं हो पाता, ठीक है। तो जैसे ही उस थायरिस्टर के गेट में एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा पे स्मॉल टाइम ड्यूरेशन और सफिशिएंट मैग्नीट्यूड की एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स के कारण ये थायरिस्टर टी क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। और टर्न ऑन होकर के वो ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। फाइनली करेंट है वो सी पॉइंट से थायरिस्टर टी से आपका आर एल लोड से आपका क्या होता है, डी पॉइंट में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। इधर डायोड की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि डायोड को मैंने क्या बताया,
वो इनिशियली रिवर्स होने की वजह से वो क्या है, ऑफ मोड में है। तो करेंट क्या होता है, देखो सर्किट में लोड है सी पॉइंट से थरिस्टर से आर एल लोड, आर एल से होते हुए डी पॉइंट में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। सर्किट में फ्लो होने वाला करेंट लोड में फ्लो होने वाला करेंट एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, इस कारण फ्लोइंग करंट है वो पॉजिटिव होता है, और फ्लोइंग करंट पॉजिटिव होने से डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, पॉजिटिव। बट सर्किट का जो लोड है वो इंडक्टिव लोड है, तो इंडक्टिव लोड होने के कारण क्या होता है, इस लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सडन अपीयर न हो करके टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नेचर का होता है। जैसे जैसे उस इंडक्टिव लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है, वैसे वैसे क्या होगा, वो इंडक्टर है वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते जाता है। तो स्टोर करते जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी की पोलैरिटी यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोअर माइनस, और इसके वोल्टेज के कारण वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी एल हो जाएगा। तो इसमें फ्लो होने वाले करंट है वो अल्फ़ा पे फायर किया, जैसे ही फायर करोगे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होकर कहाँ चलेगा, मैक्सिमम में पहुँचेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे ये इंडक्टिव लोड है वो अपने अंदर एनर्जी को क्या करते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे। क्लियर हुआ। अगेन अब वो क्या रहा है, ये आपका ऑन हुआ, ऑन होने से ऑन शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया, जैसे ही वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये आपका सोर्स और ये आपका क्या हो जाएगा, लोड। सोर्स और लोड क्या हो जाता है, पैरेलल में अपीयर हो जाता है, सोर्स और लोड पैरेलल में अपीयर हो जाता है, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज, मतलब इस CD के क्रॉस जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट में हमें मिलेगा, मतलब इनपुट इक्वल टू आउटपुट। तो कहाँ से कहाँ तक ऐसा मिलेगा। क्लियर हुआ। अब जैसे ये आपका 0 से पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल था तब का केस है, जैसे ही इनपुट सिग्नल है वो निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर करेगा फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू पाई टू 2 पाई, पाई से 2 पाई निगेटिव हाफ साइकिल के केस में सर्किट के ए पॉइंट पर डेवलप्ड वोल्टेज निगेटिव और बी पॉइंट पे डेवलप्ड वोल्टेज क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अगेन ट्रांसफार्मर एक्शन होता है, और ट्रांसफार्मर एक्शन होने से इसके सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड वोल्टेज है सी पॉइंट पे निगेटिव और डी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सी पॉइंट पे निगेटिव और डी पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से थायरिस्टर टी है वो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस्ड हो जाता है। रिवर्स बायस्ड होने के बाद भी वो थायरिस्टर है वो क्या हो जाता है, थायरिस्टर रिवर्स बायस्ड होने के कारण वो थायरिस्टर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। थायरिस्टर टी क्या हो जाएगा, ऑफ होगा, थायरिस्टर टी क्या हो जाता है, ऑफ हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। बट क्या होता है, इंडक्टर एल जो है अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी जैसे ही ऑफ हुआ, रिवर्स हुआ मतलब ऑफ हुआ, ऑफ होने से सोर्स से लोड में पावर का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। सोर्स से लोड में पावर का ट्रांसफ़र जैसे ही बंद हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, इंडक्टर एल है वो अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को डिस्चार्ज करने का रिलीज़ करना चाहेगा। इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए अपनी पोलैरिटी को चेंज करते हैं, जिससे उसकी अपर टर्मिनल पे निगेटिव और लोअर टर्मिनल पे पॉजिटिव पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अपने जैसे ही वो अपने पोलैरिटी प्लस माइनस को माइनस प्लस में चेंज करेंगे, अपर टर्मिनल निगेटिव और लोअर टर्मिनल पे पॉजिटिव पोटेंशियल होने से क्या हो जाता है, RL लोड के साथ कनेक्टेड डायोड, देखो ये निगेटिव टर्मिनल अब इसके निगेटिव से जुड़े, ये पॉजिटिव है वो इसके पॉजिटिव, तो जैसे ही अपने पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं, पोलैरिटी रिवर्स होने से इसके साथ कनेक्टेड डायोड D है वो टर्न ऑन हो जाता है, और टर्न ऑन होकर के ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, जिससे इंडक्टर एल में स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या होने लगता है, ग्रेजुअली डिस्चार्जिंग होने लगता है। डिस्चार्जिंग ये उसी डायरेक्शन में ही करेगा जिस डायरेक्शन में पहले करंट का फ्लो, तो पहले ऐसे करंट का फ्लो हो रहा था, अब ये डिस्चार्जिंग करंट को भी ऐसे डिस्चार्ज करेगा ऐसे। तो इंडक्टर से डायोड डी से रजिस्टर से एल,
तो इंडक्टर जैसे जैसे अपने एनर्जी को डिस्चार्ज करेंगे वैसे वैसे इसमें फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू भी ग्रेजुअली क्या होते जाएगा, डिक्रीज। तो जिस समय इसमें फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएंगे उस समय आपका क्या होगा, ये आपका एनर्जी को मैक्सिमम से डिस्चार्ज करते हुए ज़ीरो हो गए। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, डायोड इंडक्टर ने अपने पोलैरिटी को चेंज किया। पोलैरिटी चेंज होने से डायोड डी ऑन, डायोड डी जैसे ही ऑन हुआ एक वायर की तरह ट्रीट करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह। जब ये सिंपल एक वायर की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका एक टर्मिनल लोड के एक टर्मिनल से इसका दूसरा टर्मिनल लोड के दूसरी टर्मिनल से लोड क्या हो जाएंगे, शॉर्टेड। डायोड डी के ऑन होने से लोड है क्या हो जाता है, शॉर्टेड, और लोड शॉर्ट होने की वजह से लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके पहले आरएल लोड में हमें निगेटिव पल्स मिलता था, वो निगेटिव पल्स हमें नहीं मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने से शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो होगा बट करंट की वैल्यू क्या होगा, फ्लो। तो जैसे डायोड डी ऑन होगा, ऑन होने से इस इंडक्टर को एक डिस्चार्जिंग पाथ मिल जाएगा जिससे इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को इंडक्टर से डायोड डी से आरएल ऐसे डिस्चार्ज करता है। जैसे जैसे एनर्जी डिस्चार्ज होते जाता है वैसे वैसे इसके अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम से डिक्रीज होते हुए जीरो। क्लियर हुआ। तो डायोड डी ऑन होने से लोड शॉर्टेड होने की वजह से लोड वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जिस समय इसमें करंट डिस्चार्जिंग करंट की वैल्यू आपका कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हाफ साइकिल पाई से 2 पाई के बीच आपका थायरिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग है। रिवर्स ब्लॉकिंग होने की वजह से उसको ऑन नहीं कर सकते जिससे इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होने से उसके करंट का वैल्यू ज़ीरो और उससे वोल्टेज की वैल्यू भी ज़ीरो। तो इसके पहले वाले सर्किट में आपने देखा होगा ये आपका पाई है, ये आपका बीटा, ये आपका पाई। तो पाई से बीटा के बीच करंट का फ्लो हो रहा है, ये आपका डिस्चार्जिंग करंट है। बट ये आपका पाई से बीटा के बीच आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिला क्योंकि पाई से बीटा के बीच डायोड ऑन होने से लोड शॉर्टेड और लोड शॉर्ट सर्किट होने से लोड के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो। बट लोड शॉर्टेड है लेकिन शॉर्ट सर्किट में तो करंट का फ्लो हो रहा है। फ्लोइंग करंट क्या है, ग्रेजुअली डिकेइंग नेचर का है। क्यों डिकेइंग नेचर का है, क्योंकि वो डी एनर्जाइजिंग करंट है, डिस्चार्जिंग करंट। तो आपका बीटा से 2 पाई के बीच आपका थायरिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग होने से कोई करंट का फ्लो नहीं होगा तो करंट जीरो। तो बीटा से 2 पाई के बीच आपका कोई करंट नहीं होता तो आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू भी जीरो। अब इसके पहले हमें जो निगेटिव स्पाइक मिलता था, निगेटिव पल्स मिलता था, देख सकते हैं इस सर्किट में हमें कोई भी निगेटिव पल्स नहीं मिल रहा है। निगेटिव पल्स ना मिलने की वजह से इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये था आपने पुल से कंप्लीट साइकिल दिया और इस कंप्लीट साइकिल में से किसको क्या कन्वर्ट कर रहा है, ओनली हाफ साइकिल को ही कंट्रोल्ड डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। तो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो निगेटिव आउटपुट पल्स की प्रॉब्लम को अवॉइड करता है ताकि इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, इंक्रीज हो सके। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया। क्लियर हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।